जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जो पीएससी आने वाले जो 12 तारीख हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग इसमें जो जितने सारे हमारे पीएससी ने आज तक के भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास और भारतीय कला संस्कृति के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे। एक सीरीज़ लेके आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ उसका अप्रोच भी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है या अभी आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जो जैसे कि एसआई की भर्ती हो गए या व्यापम की भर्ती हो गए, सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अगर हम लोग देखें, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र यहाँ की बात कर रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान में कृषि के अभ्युदय के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो सबसे पहले जो पाषाण काल पढ़ते हैं, पाषाण काल में ही हम लोग देखते हैं कि मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ अभी के बलूचिस्तान पे है जहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। एक याद रखना है, कोल्हीडवा याद रखना है, भारतीय अगर एंगल से पूछा जाए, जहाँ पे आपको धान के साक्ष्य मिलेंगे। किसके साक्ष्य मिलेंगे? धान के साक्ष्य मिलते हैं। ये कोल्हीडवा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये धान के साक्ष्य हैं, ये कृषि के साक्ष्य हैं। ये दोनों आपको ऑप्शन में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया? तो आपको ध्यान देना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी, तब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक तो एक्ट देखते हैं हम लोग 1813 देखते हैं और 1833 देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात करें तो चाय और चीन, अगर चाय और चीन को छोड़ के, मतलब चीन पे व्यापार और चाय पे व्यापार को छोड़ के पूर्णतः जो मोनोपोली था, जिसको हम एकाधिकार बोलते हैं, इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें चाय और चीन को, मतलब पूर्णतः बात करेंगे कि पूर्णतः समाप्त कब हुआ था, तो 33 में हुआ था। और आंशिक रूप से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि चाय और चीन जो थे उसको अभी तक के नहीं छोड़ा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। बाकी सभी इलाकों में क्या गया था कि पूर्णतः मोनोपोली को समाप्त करके इनको हम लोग क्या कर दिए थे कि सभी के लिए इसको खोल दिए गए थे। सभी के लिए भारत में व्यापार करने की सुविधाएं दी गई थी। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब किया गया। तो इसमें पूर्णता नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए वजह से हम आपका ऑप्शन आएगा बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर यहाँ पे पूर्णता रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता? यहाँ पे सी हो जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कौन सी मुगल कालीन इमारत और स्थान है वो सुमिलित नहीं है? सबसे पहले आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, आपको है नहीं है इसे बहुत डाउट होता है, तो 2 बार उसको अंडरलाइन करें कि हाँ नहीं है। सबसे पहला जो दिया हुआ है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि बिल्कुल सही है। सासाराम का जो झील था वहाँ पर उन्होंने बनवाया था। दूसरा ऑप्शन है आपका हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली पे है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का महल बुहारनपुर दिखा रहा है। और एक हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी, ये गलत है। जहांगीर का जो महल है वो बुहारनपुर में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? आपको याद रखना है कि भारतीय दर्शन से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है गीता से, और गीता में हमें कुछ तत्वों को ध्यान देना रहता है, जैसे कि कर्मयोग पे बिल्कुल बल देगा, ज्ञान योग पे भी देता है, भक्ति योग पे भी देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कर्मयोग पे देता है उसमें भी कौन से कर्मयोग होता है? निष्काम कर्मयोग होता है। अगर इसमें निष्काम कर्मयोग नहीं हुआ तब इसका आंसर कर्मयोग होता। ठीक है, तो आपको गीता के प्रमुख दर्शन को याद रखना है। गीता क्या बोलता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मतलब वह कौन सी कर्म करने की बात करता है? निष्काम कर्म की बात करता है, पहला आंसर। दूसरा, और गीता से क्या हमें शिक्षा मिलती है? तो गीता से हमें स्वधर्म की शिक्षा मिलती है कि कम से कम अपना कर्म करते रहिए। ठीक है, ये 2 बातें आपको गीता के माध्यम से सीखने को मिलेगी।
गीता और क्या बताता है आपको, रीति की अवधारणा बताता है। रीत का मतलब क्या होता है, रीत का मतलब होता है हमारा बात करें एक प्राकृतिक अनुशासन की बात करता है। प्राकृतिक अनुशासन मतलब सूर्य अपने टाइम पे उगता है, सारी चीज़ को अपने अपने टाइम का पालन करना चाहिए, और इनका जो संरक्षक इसको माना गया है वरुण को माना गया है। तो ये सारा चीज़ें दिया गया है, आपको गीता दर्शन अच्छे से आना चाहिए तब जाके आपको क्वेश्चन लगता। तो इसमें 3-4 चीज़ों को आपको याद रखना है। गीता में निष्काम कर्म की बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दारासिको की रचना है। याद रखना है दारासिको की रचना कौन है। दारासिको कौन है, एक खासतौर पे औरंगजेब का भाई है, औरंगजेब का भाई है, और इनकी बहुत ज़्यादा जो युद्ध हुआ है, देवराई का युद्ध, ये सारा चीज़ें किसके साथ हुआ था, दारासिको के साथ हुआ। दारासिको एक्चुअली ये बात करें तो ये शाहजहाँ का लड़का है, सबसे बड़ा पुत्रों में से एक है, और एक उस समय की जो फारसी साहित्य कला में भी बड़ा विशिष्ट स्थान था। तो इनके बारे में क्वेश्चन आया है। एक तो याद रखना है इसमें सिर्र अकबर को याद रखना है, ठीक है, कौन सी एक रचना है पूछा है, ठीक है, और तहकीक हिंद। तो अगर हम लोग बात करें तो सिर्र अकबर इसकी रचना है, ठीक है। देखिए तबकारे नागसिरी की बात करें तो मिन्हाज इस सुराज की रचना है, मिन्हाज उल सिराज की रचना है, मिन्हाज उल सिराज की रचना है, जो सल्तनत काल पे लिखी गई थी इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के बारे में जानकारी देता है ये, ठीक है, मिन्हाज उल सिराज की रचना है। किताबुल हिंद की बात करें, किताब उल हिंद करके, ठीक है, तो ये जो रचना रहता है अल-बरूनी की रचना है, ये याद रखना है, अल-बरूनी की रचना है, अल-बरूनी, ठीक है, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ आया था। तीसरा है किताबुल हिंद, इसी को ही तहकीक हिंद भी बोलते हैं, अल-बरूनी की रचना को। तो इसका ऑप्शन आएगा सिर्र अकबर, सिर्र अकबर। और इसकी एक और रचना था, खासतौर पे सिर्र अकबर तो अनुवाद है, लेकिन एक रचना आपको दारासिको की दूसरी रचना याद रखना है, मजब उल बहरीन, मजब उल बहरीन। तो ये 2 रचना आपको दारासिको की याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि गीता का फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने, गीता का फारसी में अनुवाद किया था, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको दारासिको के बारे में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। चार्वाक के अनुसार, अर्थात ये क्वेश्चन दर्शन का क्वेश्चन है, और चार्वाक दर्शन मात्र भारतीय दर्शन में एक मात्र दर्शन है जिसे हम भौतिकवादी दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिकवादी दर्शन बोलते हैं। भौतिकवादी मतलब जितने सारे हमारे जो दर्शन हुए वो अभौतिकवादी थे, तात्कालिक जो सांसारिक मूल्यों से ऊपर जाते थे, मोक्ष की अवधारणा लेके चलते थे, लेकिन ये बोलते थे कि नहीं, यहाँ पे मृत्यु ही मोक्ष है। तो सर्वोच्च मूल्य किसको दे रहे हैं करके अगर हम लोग बात करें तो एक आपको लाइन याद रखना चाहिए कि चार्वाक क्या बोलते हैं कि ऋण लेके घी पियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण लेकर घी पियो बोलते हैं, घी पियो, और जब तक जियो चैन से जियो, जब तक जियो चैन से जियो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह खासतौर पे अपनी इच्छा की पूर्ति करने पे बल देता है, इच्छा की पूर्ति करने पे बल देता है। देखो कई लोग क्या, जो ज़्यादातर उस समय जो क्वेश्चन आया था उस समय विवाद का विषय था, कई लोग इसको अर्थ समझते थे, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर क्या होगा, काम होगा, क्योंकि यह इच्छा पे बहुत ज़्यादा बल देता है। इच्छा आपकी जब तक की इच्छा रहेगी तब तक कि आप जैसा काम वैसे कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका काम होगा। चार्वाक दर्शन के बारे में हमें और अच्छे से जानना चाहिए, जिसके 2-3 लाइन आपको याद रखना है। सबसे पहला तो आपको याद रखना है चार्वाक दर्शन को, इसको लोकायत दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन बोलते हैं, मतलब लोगों का दर्शन है, ठीक है। दूसरा इसका फेवरेट लाइन है, मृत्यु ही मोक्ष है। मृत्यु ही मोक्ष है मतलब ये क्या करता है कि जो मोक्ष की अवधारणा है उसको खत्म कर देता है, ठीक है, मृत्यु ही मोक्ष है। तीसरा लाइन याद रखना है आपको, खासतौर पर ये प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्ष जो दिखता है वही चीज़ को मानता है, इस वजह से ये आकाश को नहीं मानता है, 4 भौतिक तत्वों को मानता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये चार्वाक दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाना है। हर बार पीएससी एक क्वेश्चन चार्वाक दर्शन से पूछता है। मृत्यु ही मोक्ष है, लोकायत दर्शन है, ठीक है, प्रत्यक्षवादी दर्शन है, जो चीज़ दिखता है उसी को मानता है ये, ठीक है। ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो क्षणिकवाद क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्षणिकवाद क्या होता है। तो हम ये भी क्वेश्चन दर्शन का भी है और भारतीय इतिहास का भी क्वेश्चन है। तो क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है कि खास तौर पे बोलता है कि दुनिया में प्रत्येक चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, क्षण होता है। प्रत्येक चीज़ें क्या होती है, क्षणिक होता है, ठीक है। और वो प्रत्येक क्षण क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज होते जाती हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बुद्ध दर्शन। बुद्ध दर्शन में क्षणिकवाद पे बल दिया गया है।
तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक कौन कौन से ऑप्शन किसके किसके रहते हैं, आपको ये सबसे पहले पता चलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्ध की अगर हम लोग बात करें बौद्ध दर्शन का, तो एक पहला ऑप्शन क्या देता है, वो क्षणिकवाद पे बल देता है, क्षणिकवाद पे बल देगा। दूसरा क्या काम कॉन्सेप्ट करते हैं, प्रत्युत समुत्पाद बोलते हैं, प्रत्युत समुत्पाद, प्रत्युत समुत्पाद पे देखकर कार्य कारण सिद्धांत बोलते सकते हैं इनको। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ये अनात्मवादी दर्शन है, आत्मा की जो अजड़ता है, अमरता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, अनात्मवादी दर्शन कहते हैं। कर्मवादी दर्शन है, ये कर्मवादी दर्शन है। और मध्यम मार्गी है, क्या है, मध्यम मार्गी हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे दर्शन के बेसिक बेसिक जो फैक्ट किसका किसका है इनको आपको रख लेना है पहले से। ठीक है, जो क्षणिकवाद के बारे में ये पता करना है कि क्या होता है कि दुनिया में प्रत्येक चीज़ क्या होते हैं, क्षण मात्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ज्वाला बह रही है और ज्वाला क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, लेकिन बहुत सारे ज्वालाएं हैं जो धीरे धीरे लुप्त भी होती जा रही है और धीरे धीरे बनते भी जा रहे हैं। ऐसे नदियों की धारा पर भी बात करते हैं, तो आपको याद रखना है क्षणिकवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, अनात्मवादी सिद्धांत है। तो अनात्मवादी किसका दर्शन का सिद्धांत है, कौन से दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट पिछले बार डिस्कस किए थे कि अनात्मवादी जो दर्शन है, ठीक है, अनात्मवादी जो दर्शन मतलब आत्मा की अजड़ता को, आत्मा की कॉन्सेप्ट को वहाँ कौन नहीं मानता, तो बौद्ध दर्शन नहीं मानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध दर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है कि अनात्मवादी पूछे और इसको अनेकात्मवादी पूछ देगा, अनाकात्मवादी, अनेकात्मवादी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे दर्शनों का योग, मतलब एक आत्मा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे आत्मा होते हैं, जीवन में हर चीज में आत्माएं होती हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लेना है, जैन धर्म लेना है। ठीक है, जैन धर्म लेना है, ये याद रखना है। तो अनात्मवादी और अनेकात्मवादी इन दोनों में आपको बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। सांख्य दर्शन किसका है, अगर ऑप्शन देखिए तो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। ठीक है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। वेदांत दर्शन है, जैसे कि शंकर जी का है, और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, शंकराचार्य हो गया या फिर और बहुत सारे विवेकानंद, ये सारे लोग हो गए। ठीक है, अद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें। और जैन धर्म किसका है, महावीर स्वामी का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म किसका है, गौतम बुद्ध का है। तो इसमें जो किनके किनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट है इसको आपको क्लियर करके रखिएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका बौद्ध दर्शन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। अगर हम बात करें सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्य शोधक क्या है, एक पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये हमारा आधुनिक भारत का कॉन्सेप्ट है। जब सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ते हैं तो सत्य शोधक समाज की अवधारणा। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, फूल मतलब एक पर्टिकुलर एक माली था और इन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत अच्छी एक्टिव काम किया था, दलित उत्थान के लिए। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले याद रखना, सत्य शोधक समाज, और इनकी एक पत्रिका रहेगा, उस पत्रिका का नाम रहेगा जस्टिस। क्या रहेगा, जस्टिस। ठीक है, तो ये पत्रिका था ज्योतिबा फुले का। बाकी हम लोग बात करें जैसे कि BRB अम्बेडकर का, तो BRB अम्बेडकर को हम लोग बोलेंगे कि नव बौद्धवाद बोलते हैं इसको, बुद्ध का नया कॉन्सेप्ट लेके आया था। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें BRB अम्बेडकर, ठीक है, खास तौर पे इनको ज्योतिबा फुले के एक शिष्य के रूप में माना जाता है, जिन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा बाद में काम करेगा। ठीक है, दलित उत्थान समाज, ये सारा चीज़ में बात करेगा। केशव चंद्र सेन को याद रखना है, इनके जो समाज का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। क्या नाम था, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आपको याद रखना है 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, केशव चंद्र सेन। और पंडित रमाबाई कौन है, तो पंडित रमाबाई कौन है, रनाडे, गोविंद रनाडे की पत्नी है, जिसको भारत की पहली महिला शिक्षिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत की पहली महिला शिक्षिका। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज से जुड़ी हुई है। ठीक है, महिला शिक्षिका। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे बेसिक जितने सारे हमारे जो खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या किया कि भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने में काम किया था, रिवॉल्व लाने में काम किया था, उनको आपको जानना है। तो इसका फाइनल आंसर होगा ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, और इसकी पत्रिका का नाम क्या था, जस्टिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपको याद रखना है। ठीक है, आज के अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको ASI बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि अभी राम मंदिर हो गया या फिर कुछ भी चीज़ हो गया तो सर्वे करता है ये पुरातत्व संरक्षण ऑफ इंडिया करते हैं। अगर हम बात करें इसका ऑप्शन होगा कर्जन। ठीक है, 1902 पे इन्होंने पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, और 1902 में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व संरक्षण विभाग के साथ साथ बहुत सारे काम किए थे, आपको ध्यान देना है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, विश्वविद्यालय में सुधार आयोग करके एक रैले कमीशन भी लाया था, रैले कमीशन। ठीक है, उन्होंने क्या लिया था, पुलिस सुधार के लिए फ्रीजर कमीशन लाया था।
ठीक है। अकाल आयोग के लिए मैकडोनाल्ड कमीशन लाया था, मैकडोनाल्ड कमीशन। ओके, बंगाल विभाजन भी कर्जन ने किया था। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन में से एक हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, लॉर्ड कर्जन का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, दूसरा दिखा है ऑप्शन में आपका लॉर्ड मिंटो है, जिन्होंने क्या किया था, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लाया था, पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग को आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ठगी प्रथा को खासतौर पे, हाँ, नरबली प्रथा को बंद किया था, नरबली प्रथा को इसने बंद किया था। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को याद रखना है कि 1917 का जो एक्ट था, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण ही स्वशासन कि आंशिक रूप से स्वशासन आ पाया था। ठीक है। तो ऐसे आपको चारों ऑप्शन पे देखना है, फाइनल आंसर इसका होगा ए होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से शासन से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म जो है उसके कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में कौन से राजा ने इसका साथ नहीं दिया था, बौद्ध धर्म को। तो देखिए हमें क्या करना है कि कुछ कुछ बौद्ध धर्म के जो अनुयायी राजा है उनको पता करना होगा। तो हर्षवर्धन ने किया था, बिल्कुल, इन्होंने मोक्ष परिषद भी गठित किया था और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से आगे लेके चला था, क्योंकि इसी के समय कौन आया था, वेनसांग आया था। आपको ये तो क्लियर करना है। ठीक है। दूसरा आता है कनिष्क, इन्होंने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और इन्होंने क्या किया था कि मथुरा में बहुत सारी बौद्ध मूर्तियां बनाई थी। बौद्ध मूर्तियां कौन बनाया था, कनिष्क ने बनाया था। और अशोक तो सबसे बड़े प्रचारक रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया। तो पुष्यमित्र शुंग होगा आपका आंसर। पुष्यमित्र शुंग बात करें तो शुंग वंश के एक शासन थे। इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने अशोक के 84,000 स्तूप, कितने, 84,000 स्तूपों का क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था। कब विनाश कर दिया था? इसी वजह से यह क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछा गया। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितने सारे हमारे जो धर्म होते हैं उस धर्म के अनुयायी कौन है, कौन उसके सपोर्टर है, कौन उसके अगेंस्ट में है, आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। किसने पूर्वी बंगाल से लेके पेशावर तक के सड़क ए आजम कहलाने वाली सड़क बनवाई थी? तो आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मुगल काल का क्वेश्चन है। और मुगल काल में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, सड़क निर्माण था। और सड़क निर्माण में इन्होंने सड़क ए आजम करके बंगाल से लेके, बंगाल का कौन सा गांव, सोनपुर से लेके पेशावर तक की पूरे एक रोड बनाया था। ठीक है। इसमें मेन नाम आएगा इसका नाम आएगा शेरशाह का नाम आएगा। ठीक है। शेरशाह के बारे में हम जितने अच्छी जान सके उस सबको आपको जानना चाहिए। जैसे कि इसके समय क्या था, टोडरमल था, टोडरमल ने आईनी दहसाला लाया था। ठीक है। इसके सासाराम के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो झील है वो सासाराम पे है। ठीक है। ये सारा चीज़ें। ठीक है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है कि मुगल काल में जितने लोग ने रिवॉल्यूशंस लाए हैं, नए नए चीज़ों को लाए हैं, आपको उसको सबको पता होना चाहिए कि अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी प्रथा लाया था। मनसबदारी प्रथा किसने लाया, अकबर ने लाया था। जहांगीर ने क्या किया था, तो इसने दू अप्पा सिंह अप्पा लाया था, दू अप्पा सिंह अप्पा, इसी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है। और ये शेरशाह को, तो इस प्रकार आंसर होगा हमारा शेरशाह। जितने शासक हैं उनके जितने भी काम हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? अगर हम लोग बात करें आगरा नगर की स्थापना किसने की, ठीक है, तो आपको याद रखना कि 1504 के आसपास है, 1504 के आसपास सिकंदर, क्या नाम है, सिकंदर कौन है, लोदी हैं, ये लोदी वंश का शासक है, अफगानी शासक हैं। इन्होंने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 1504 सिकंदर लोदी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगरा नगर की स्थापना ये कर रहे हैं तो आगरा का किला किसने बनाया था पूछेगा, तो आपको क्या लेना है, आपको अकबर लेना है, आगरा का किला। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नए नगर बसाए थे। 5 नए नगर में आपको याद होगा फिरोजपुर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। फिरोज शाह कोटला पढ़ते हैं। ठीक है। फैजपुर पढ़ते हैं। ऐसे इन्होंने 5 नगर बसाए थे, नहरों का निर्माण किया था। और शाहजहाँ का एक नगर का नाम याद रखना है, शाहजहानाबाद। ठीक है। तो कितने शासक ने कौन कौन से नगर बसाए थे, आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है दसरोजा। ठीक है। दसरोजा एक पत्रिका है। ये दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर्स में से। और दसरोजा पत्रिका के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानना पड़ेगा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है अभी का बलूचिस्तान, कौन सा इलाका, बलूचिस्तान कहाँ पर है, तो ये आपका अगर हम लोग बात करें तो ये कश्मीर है, कश्मीर के आगे यहाँ पे बलूचिस्तान था। तो यहाँ पे लोकल जो लीडर थे उसका नाम था
खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने दसरोजा पत्रिका निकाला था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जानना चाहिए कि ये सीमांत गांधी कहलाते थे, क्योंकि गांधी जी जो भारत में काम करते थे वही यहाँ सीमा इलाकों पे काम किया जाता था, ठीक है। और इसके आंदोलन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लाल फुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये भारत में कांग्रेस के सपोर्टर में से एक रहे हैं, लाल, ठीक है। और इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि पहला व्यक्ति है, पहला विदेशी व्यक्ति है जिनको पहली बार भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है मरणोपरांत, ठीक है। तो ये पहला विदेशी जिसको भारत रत्न दिए गए, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये सारे फैक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग पत्रिका की बात करें तो सारे पत्रिका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पत्रिका है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कामरेड, क्या नाम है? कामरेड। कामरेड किसकी पत्रिका का नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना का पत्रिका का नाम है। लाला लाजपत राय के बारे में याद रखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक का याद रखना है, मराठा, मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका, ठीक है। इसमें मराठा अंग्रेजी में रहता है और केसरी क्या रहता है? मराठी में। तो आपको सारे लीडर्स की पत्रिका आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब जाके आपको एक क्वेश्चन आप पत्रिका से ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दयानंद सरस्वती की पत्रिका क्या है, ये सब को पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पूछ रहे हैं, मतलब आपको महात्मा गांधी की सारी पत्रिका पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका जो पत्रिका है, खासतौर पे एक पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन। क्या नाम था? नवजीवन। बाद में जब हरिजन उद्धार किए तो इन्होंने अपनी पत्रिका का नाम क्या कर दिया था? हरिजन कर दिया था। दूसरा जो पत्रिका है इसका नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया, जिसमें वो प्रमुख रूप से अंग्रेजों की मांग वांग करते थे। इसकी एक पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, स्वराज करके, ठीक है। तो ये तो इंडिया की पुस्तक है, लेकिन अगर विदेशों में पत्रिका की बात करें तो द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में क्या किए थे जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर रहे थे। कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम, ठीक है। फिनिक्स आश्रम और टालस्टाय आश्रम, ये दो आश्रम है इनका, जो बहुत ही साउथ अफ्रीका में एक कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोगों को अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये दो आश्रम था। इसमें पत्रिका का नाम पूछेगा तो आपको लेना है द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन लोग क्या सोचते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नेशनल हेराल्ड किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम क्या है? नेशनल हेराल्ड, ओके। लीडर पत्रिका को याद रखना है आपको। लीडर पत्रिका रहेगा आपका मदन मोहन मालवीय का रहेगा, मदन मोहन मालवीय जी का। और द पायनियर। तो ऐसे आपको क्या करना है, सारे पत्रिका को आपको कम से कम याद रखना है कि कौन किसका किसका पत्रिका। फाइनल आंसर क्या है आपका? द इंडियन ओपिनियन। चलिए आगे देखते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, अपूर्व का सिद्धांत किससे से संबंधित है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और पहली बार शॉकिंग इसलिए रहा कि दर्शन का जो क्वेश्चन था वह कहाँ से चला गया? मेंस के ऑप्शन से चला गया था, क्योंकि मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है अपूर्व का सिद्धांत। तो आपको क्या करना है कि मेंस के जो सिलेबस है उसको कम से कम सिलेबस बस को पढ़ के जाइए दर्शन के टॉपिक से कि कौन किसका किसका सिद्धांत है करके, ठीक है। तो अपूर्व के सिद्धांत आपको याद लेना है, मीमांसा दर्शन से लिया गया है, ठीक है। अपूर्व का सिद्धांत, अपूर्व क्या होता है? तो अपूर्व क्या होता है? एक व्यक्तित्व की बात करते हैं, एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व की बात करते हैं जो क्या करता है, समाज को, जो तत्कालीन समाज है उस समाज को आदर्श समाज की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो तत्कालीन समाज है उसको हम आदर्श समाज की ओर लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे एक टाइप का क्या होगा, आपका फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, माध्यम के रूप में काम करेगा। इसको बोलते हैं अपूर्व का सिद्धांत। ये मीमांसा दर्शन में बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो चार्वाक दर्शन के बारे में हमने काफ़ी सारा चीज़ बताया था कि ये भौतिकवादी दर्शन है। जैन धर्म के बारे में भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अनेकात्मवादी दर्शन की बात करता है ये, ठीक है। बौद्ध दर्शन के बारे में भी पढ़ लिए। अभी जो क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन, अपूर्व का सिद्धांत, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो पत्रिकाओं पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन है तुलसीदास, ठीक है। ए, तुलसीदास ने टोटल ऐसे 12 रचनाएं किए थे। 12 रचनाएं में से सबसे जो प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम था रामचरितमानस। क्या नाम था? रामचरितमानस, ठीक है। और 2-3 पत्रिकाओं में से एक पत्रिका था विनय पत्रिका था, विनय पत्रिका। अगर हम लोग बात करें रामलला नछू, ठीक है। भैरव रामायण हो गया, ये हनुमान चालीसा हो जाएगा, दोहावली, ठीक है, कवितावली, गीतावली, ऐसे बहुत सारी इसकी रचना है। टोटल 12 रचना है, उनमें से एक था विनय पत्रिका। सूरदास की बात करें तो सूरदास की 3 ही रचना मिलता है हमें। एक मिलता है सूर सरावली मिलता है, ठीक है, सूर सरावली हो गया, ठीक है। सुख सागर हो गया, सुख सागर हो गया, और एक हो जाएगा आपका साहित्य लहरी,
SSS3 करके याद रख लेंगे तो इसकी 3 पत्रिका हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सूर सरावली, सुख सागर और साहित्य लहरी, किसका है? सूरदास जी का। कबीरदास का याद रखना है आपको, पंचमेण खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसकी रचना था किसमें? बीजक में था, जिसमें वो बीजक में साखी, ठीक है, सबद, साखी, सबद और रामायणी, साखी, सबद और रामायणी करके वो क्या करता था? पत्रिका करते थे। और केशवदास जी को याद रखना है, केशवदास ने भी एक रचना किया था जिसका नाम क्या था? रामचंद्रिका, ठीक है। इन्होंने भी रामायण पे बहुत अच्छी रचना की है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि इतने सारे भक्ति काल के कवि हुई, भक्ति काल के कवियों की रचनाओं को आपको पता करके जाना है कि किसने क्या क्या रचना किया था। इसका फाइनल आंसर आपका होगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ठीक है। मैंने पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है बोलते हैं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बोलता है? चारवाक दर्शन बोलते हैं। मृत्यु ही मोक्ष है बोलते हैं, दूसरा लाइन याद रखना है, मृत्यु ही मोक्ष कौन बोलता है? चारवाक दर्शन बोलते हैं, ठीक है। आकाश को कौन नहीं मानता? तो चारवाक दर्शन नहीं मानता, आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा याद रखना, मोक्ष को कौन स्वीकार नहीं करता? तो चारवाक दर्शन। लोकायत दर्शन किसे कहते हैं? चारवाक दर्शन। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारवाक दर्शन, ठीक है। ओके, बाकी सारे दर्शन के बारे में बता दिया था। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के बारे में आपको याद रखना है, कपिल मुनि का दर्शन है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन है आज हमारा, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? और न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में आपको याद रखना है, देखिए गौतम मुनि ने क्या किया था? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था, न्याय दर्शन को। कपिल ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। शंकर का अद्वैतवाद याद रखना है, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के साथ आपको याद रखना है वेदांत दर्शन भी याद रखना है, ठीक है। और वल्लभाचार्य का याद रखना है शुद्ध द्वैतवाद। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। अद्वैतवाद बोलने से शंकर, शुद्धाद्वैतवाद बोलने से वल्लभाचार्य जी। अब इसमें क्या है कि न्याय दर्शन के बारे में आपको जानना है। तो न्याय दर्शन क्या बोलते हैं? 2-3 चीजें आपको बताना होना। एक तो आएगा प्रमा का कॉन्सेप्ट आएगा और अप्रमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रमा और अप्रमा का कॉन्सेप्ट आता है न्याय दर्शन में। दूसरा याद रखना है, यह कार्य कारण सिद्धांत को नहीं मानता है, ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत होता है कि कोई भी कारण होता है उसका कारण होता है, कोई भी कार्य होता है, लेकिन इसको नहीं मानता। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आरंभवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरंभवाद बोलते हैं। और सबसे ज्यादा तार्किक दर्शन कौन सा बोलेंगे? तो सबसे ज्यादा तार्किक दर्शन क्या होता है? आपका न्याय दर्शन होता है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको याद रखना है। न्याय दर्शन के साथ आपको क्या करना है? कणाद दर्शन के बारे में भी जानना है। कणाद मुनि ने भी क्या दिया था? आपको अणुवाद के रूप में बताता है, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में समानता रखता है। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे दर्शनों के बारे में जितने भी मेंस के टॉपिक है उसको कम से कम टॉपिक को पढ़ लिए। प्रमा अप्रमा का कॉन्सेप्ट किससे? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 20वां नंबर का क्वेश्चन है, शैववाद संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। शैववाद किससे संबंधित है, ठीक है। तो शैववाद एक कॉन्सेप्ट है। शैववाद का हम लोग जनरली पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है शायद, ठीक है। तो क्या करता है? हर चीजों को लेके चलता है। जैसे 7 शैववाद दिए थे, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे। जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है ये कि शायद है, ठीक है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, ठीक है। शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर क्या करेगा कि शायद है, कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद है और नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब क्या करते हैं? दुनिया में सारी चीजें, जो भी चीजें होती हैं उनको अपना पक्ष रखता है और उसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये शैववाद किसका कॉन्सेप्ट है? आपको जैन धर्म का, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे दर्शन के डिस्कशन हो चुके हैं। चलिए, तो ठीक है। इस प्रकार हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे, जिसमें खासतौर पे भारतीय दर्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको इस अप्रोच के साथ दर्शन की तैयारी करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हर पीएससी में पूछा जा रहा है, ओके। और इतिहास की भी तैयारी करना है, ठीक है। हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, उसी सीरीज के माध्यम से सारा चीज़ें क्या होता वीडियो बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो 36 इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है, जिसमें खासतौर पे हम क्या कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन, भारतीय कला संस्कृति और भारतीय इतिहास की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज तक के आगामी जो पेपर होगा उसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पीएससी क्वेश्चन हुए, जैसे लाइक 2012 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन को हम सीरीज के रूप में लेके आएंगे। इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है जिसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग 21 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। इसमें आज का जो क्वेश्चन देखेंगे, आपको अप्रोच के साथ हम डिक्लेरेशन किए हैं पूरे दर्शन को कि क्या क्या चीज़ें होते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो अभी का जो क्वेश्चन है 21वां नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय यात्रा में, ठीक है, भारतीय यात्री में फ्राहियान, ठीक है, ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। तो ये अस्पताल कहाँ का है करके, तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ें जो एक्चुअली फ्राहियान कौन है? तो एक चीनी यात्री है। कौन है? एक चीनी यात्री है।
और चीनी यात्री के जितने भी जो टर्म्स हैं जिन्होंने क्या क्या उल्लेख किया है उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो फ्राहियान के बारे में याद रखना है कि इनकी एक रचना थी, इसको हम लोग बोलते हैं फियोकी, ठीक है। वेनसांग की रचना हम लोग पढ़ेंगे। वेनसांग बाद में आएगा, अभी आया है कौन, तो ये किसके समय आया था, विक्रमादित्य के समय आया था। विक्रमादित्य बोलने से चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन बोलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था 414 के आसपास में, 414 एडी के आसपास में आया था। इसने क्या लिखा था, फियोकी लिखा था। क्या लिखा था, फियोकी, ठीक है। तो इसने क्या क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फहियान की पुस्तक का नाम सीयूकी रहेगा, सीयूकी करके इसका नाम है फियोकी, ठीक। तो इसने पाटलिपुत्र में एक हॉस्पिटल के बारे में बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कभी भी क्वेश्चन वेनसांग ने किस किस पुस्तकों के बारे में कहाँ कहाँ वर्णन किया ये भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको जितने भी भारतीय यात्री हुए विदेश के उनके बारे में आपको डिटेल थोड़ा थोड़ा पता करना पड़ेगा कि किसने, जैसे विजयनगर साम्राज्य की इटली के बारे में किसने वर्णन किया, ये सारा चीज़ है, ठीक। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, फ्राहियान के समय क्या चल रहा है, विक्रमादित्य चल रहा है, तो उज्जैन को उन्होंने क्या किया था, द्वितीय राजधानी बनाया था, ठीक है, ये हो जाएगा। और ताम्रलिपि क्या है, तो ताम्रलिपि एक बंदरगाह है, आपको याद रखना है, बंदरगाह है, ठीक है। ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ पर था, कोलकाता के आसपास था, ठीक है। और पाटलिपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। तो पटना में विक्रमादित्य शासन कर रहा था, तो वहाँ पे एक अस्पताल का वर्णन कौन करता है, फाहियान करता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के डेप्थ में आके पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत विवाद हुआ था, ठीक है, लेकिन फाइनली इसका आंसर जो लिया है देवराज द्वितीय लिया गया है। जब अगर मतलब खासतौर पे जो श्रीनाथ है इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। ये खासतौर पे क्या था कि विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में क्या था, ये कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे श्रीनाथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देवराज द्वितीय के दरबार में थे, देवराज फर्स्ट के दरबार में थे, लेकिन उस समय क्या था, ये कवि नहीं बने थे, राजकवि नहीं बने थे। कवि किसके दरबार में बनेंगे, तो ये देवराज द्वितीय के दरबार में कवि बनते हैं, ठीक है। ये श्रीनाथ जी का याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है। तो इब्न बतूता के बारे में आपको याद रखना है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। इतिहास में इसे टेंजियर कहा जाता है। वर्तमान में अगर हम उस समय की बात करें तो उसको क्या बोला गया था, टेंजियर, अर्थात मोरक्को एक अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है, और उसको टेंजियर या मोरक्को का निवासी कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो जानते हैं कि इब्न बतूता कौन था, तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्या आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब इन्होंने सल्तनत काल पे आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजकवि के साथ साथ एक पर्टिकुलर क्या बोला कि इसको चाइना भेजा था और कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा पोस्ट दिया गया था, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में इसकी रचना को पूछा जाता है और इसकी जो रचना रहेगा, इब्न बतूता की रचना रहेगा रेहला। क्या नाम है, रेहला, ये याद रखना है आपको, रेहला इसकी प्रसिद्ध रचना रहा है। तो ऐसे ही आपको कोई भी विदेशी यात्री हो रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल याद रखना है, कहाँ का निवासी है, कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं, किसके दरबार में। 3 ही क्वेश्चन आपको पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपने तलवार का इस्तेमाल करो, ठीक है। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, ऐसे करके। तो एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस का एक लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो ये फेवरेट कोटेशंस रहा है। आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी कोटेशंस वाले टॉपिक हैं उसको आपको अच्छे से करके जाना कि इन्होंने कौन कौन से कोटेशन दिए हैं। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस था उस समय के तत्कालीन, ये से उतना रिलेवेंट नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि इतना डीप में नहीं पढ़ा था। हाँ, लेकिन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। जैसे राजबिहारी बोस को भी याद रखना है। राजबिहारी बोस ने, जिसने क्या किया था, आईएनए की स्थापना में कैप्टन मोहन सिंह के साथ सहयोगी थे। कैप्टन मोहन सिंह, आईएनए मतलब आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है, राजबिहारी बोस। और 1911 में ये 1911 में क्या किया था कि लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने में भी एक षड्यंत्र रखा था, ठीक है, जिसको दिल्ली षड्यंत्र बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो पढ़ेंगे ही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। राष्ट्रपिता भी बोलते हैं बापू को। तो ऐसे कुछ कुछ कोटेशन आपको याद करते चलना। मोहन सिंह कौन है, तो आज़ाद हिंद आईएनए जिसे हम बोलते हैं, इसके संस्थापक हैं कैप्टन मोहन सिंह। और खुदीराम बोस को याद रखना है कि खुदीराम बोस को 17 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा मिली थी। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले
भारतीय हैं। इन्होंने क्या किया था कि जज का नाम है जॉर्ज किंग्सफोर्ड ना, ये जो जज था उनको हत्या करने के लिए वो गाड़ी पे बम फेंक देता है, लेकिन उसकी पत्नी खत्म हो जाती है और ये इसको फांसी की सज़ा मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारे क्रांतिकारी हैं, जितने सारे कोटेशन है उस सबको डिटेल में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया? असहयोग आंदोलन का क्या करना है, अपने को विरोध करना है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का सपोर्ट कौन कौन करते थे, ये तो आसान क्वेश्चन, लेकिन इसका विरोध कौन कौन करते थे उसको आपको याद रखना है। तो जयराम दास, दौलत राम दास और मणिकलाम वर्मा। ठीक है, तो इसका मेन आंसर आएगा जमुना दास ठाकुर दास करके था, जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। इसके साथ साथ कुछ लोग और थे, जैसे कि अहमद बरेलवी, इन्होंने भी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, बरेलवी। ठीक है, और अगर हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हो, कई जगह आपको मदन मोहन मालवीय भी असहयोग करते दिखेंगे। मदन मोहन मालवीय ये भी कहीं ना कहीं इसके समर्थक में नहीं रहे हैं असहयोग आंदोलन के। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा कुमारी और बलभद्र की जो मूर्तियां हैं वो किससे बनी हुई हैं? ये जो क्वेश्चन है आर्ट्स कल्चर का क्वेश्चन है, और इसको छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जो हम खासतौर पर जगन्नाथपुरी पे उड़ीसा पे हैं, ठीक है, उड़ीसा पे हैं, इसको गंगवंशी शासकों ने बनाया था। किसने बनाया था? गंगवंशी शासकों ने बनाया था। इसमें देखिए तो 3 मूर्तियां हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का। ठीक है, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। सुभद्रा उसकी बहन है। तो यहाँ पे क्या है, लकड़ी की मूर्ति है। किसकी है ये? लकड़ी की। तो ये काष्ठ शिल्प आएगा, इसका क्या आएगा? काष्ठ शिल्प आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी मंदिर है वो कौन से कला से निर्मित है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक अंगादेव को पूछता है, अंगादेव भी किससे बना हुआ है? तो ये भी लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि दंतेश्वरी माता कौन से पत्थर से बना हुआ है, तो काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ये दर्शन का क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध। और प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब क्या होता है कि बौद्ध दर्शन की कुछ जो कॉन्सेप्ट जिसे हमें दिखता, प्रच्छन्न मतलब तो दिखता, तो किस दर्शन या किसके कॉन्सेप्ट में दिखता है? तो बहुत सारे लोग में सबसे इंपॉर्टेंट जो था शंकर के कॉन्सेप्ट में दिखता है। ठीक है, शंकर के बहुत सारे जो तत्व हैं, खासतौर पे क्या तत्व हैं कि अगर ये बात करें कि ये जगत की बात करता है, जगत और एक माया की बात करता है। ठीक है, जगत मिथ्या एकम सदा, हाँ विप्रम सदा। तो जगत मिथ्या है, ठीक है, माया भी मिथ्या है, ठीक है, एक ही सत्य है, तो उस सत्य की बात करता है। ठीक है, तो सत्य में याद रखना है, ज्ञान की बात करता है, ये ज्ञान की बात करता है। तो अगर ऐसे सारा कॉन्सेप्ट को लेके देखेंगे तो इसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध कहने का मतलब कि कौन से दर्शन हैं जिसमें आपके बौद्ध के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कर्मवादी का कॉन्सेप्ट हमें शंकर के दर्शन में देखने को मिलता है। ठीक, ओके, कपिल मुनि का ऑप्शन दिया है, इसका सांख्य दर्शन हम लोग पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन यह भी बौद्ध का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को लेकर चलेगा। रामानुचार्य के बारे में याद रखेंगे, श्री रामानुचार्य। ठीक है, तो ये श्री संप्रदाय के रहे हैं, श्री संप्रदाय के रामानुचार्य। ठीक है, और भक्ति काल को इन्होंने क्या किया था, साउथ में स्थापना किया था। तो दक्षिण भारत में भक्ति काल को किसने रखा था? तो रामानुचार्य ने रखा था। और पतंजलि के बारे में तो आपको जानना ही है। ठीक है, पतंजलि की रचना था वेद भाष्य, पतंजलि की रचना मिलेगा आपको। ठीक है, जिसपे पाणिनि ने क्या करेगा, बाद में रचना करेगा। तो ऐसे आपको कुछ जो लोगों के कॉन्सेप्ट है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नवबौद्धवाद, देखो अगर क्वेश्चन आएगा प्रच्छन्नवाद के कॉन्सेप्ट कौन लेके चला, तो प्रच्छन्न बौद्ध के कॉन्सेप्ट लेके कौन चला, तो इसमें लेना है आपको शंकर। और क्वेश्चन आएगा कि नवबौद्धवाद के कॉन्सेप्ट कौन लेके चलेगा, तो आपको याद रखना है अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर ने बहुत सारे बौद्ध धर्म को अपनाया था बाद में, और उसने आधुनिक निर्माता बोल सकते हो आप, आधुनिक इसको संस्थापक बोल सकते हो बौद्ध धर्म का, कि भारत में एक पॉपुलर किया बाद में जब उन्होंने स्वीकार किया इसको। ठीक है, क्योंकि खासतौर पे वो दलित समाज से थे और हिंदू धर्म की बहुत सारी आलोचनाएं भी करते हैं। हिंदू धर्म में खासतौर पे मनुस्मृति ये सारी चीज़ों को आलोचना करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों के चारों आपको याद रखना। थिंकर है, एक टाइप के क्या है, विचारक हैं। तो थिंकर हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा से कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि विवेकानंद का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। विवेकानंद के जो कॉन्सेप्ट आता है इसको हम लोग व्यवहारिक दर्शन बोलते हैं, व्यवहारिक वेदांत। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक वेदांत पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि 1913 में इसको गीतांजलि पे नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और राधा कृष्ण भी भारत के क्या है, पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, और इसके नाम पे
शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऐसे आपका ऑप्शन के बारे में भी पता रहेगा तो आप एलिमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो शंकर के दर्शन को हम लोग वेदांत दर्शन की शुरुआत करते हैं और वेदांत दर्शन में यह अद्वैतवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर होगा 4। ठीक है, अद्वैतवाद कहने का मतलब क्या होता है कि एक होती है आपकी आत्मा और एक होता है हमारा ब्रह्म। ठीक है, तो आपकी आत्मा और ब्रह्म दोनों के दोनों क्या है? एक ही हैं बोलते हैं। ठीक है, सत्य में केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब क्या है? मिथ्या है। तो हमारी आत्मा और ब्रह्म दोनों के दोनों एक ही हैं, इस बात को लेकर चलते हैं, इसी को बोलते हैं अद्वैतवाद। ठीक है, बाद में अगर हम लोग बात करें द्वैतवाद की, बात कौन करेगा? तो माधवाचार्य करेगा। माधवाचार्य ऑप्शन में रहेगा, तो आपको द्वैतवाद मानना है, जिन्होंने क्या करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म पे, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग तत्व मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा और ब्रह्म, इन दोनों को अलग अलग तत्व मानते हैं। ठीक है, ओके, एकत्ववाद भी बोलते हैं इसी को, अद्वैतवाद को। तो आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, अद्वैतवाद इसका कॉन्सेप्ट था, हालांकि एकत्ववाद नहीं बोला था उन्होंने, अद्वैतवाद ही बोला था। ठीक, क्वेश्चन है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? जस्ट अभी बताया था मैंने, व्यवहारिक वेदांत का अवधारणा किसने लेके चला था? विवेकानंद जी ने लेके चला था। ठीक है, विवेकानंद जी का जो कॉन्सेप्ट था व्यवहारिक वेदांत था, वह बोलता है कि वेदांत जो होता है ज्ञान होता है, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? ज्ञान होता है। और जो व्यवहारिक है मतलब आपको कोई राजा भी ज्ञान दे रहा है या कोई भिखारी भी ज्ञान दे रहा है, सारे के सारे ज्ञान होता है, आपको ज्ञान लेना चाहिए, मतलब व्यवहारिक जगत में आपको उतारने की कोशिश किया वेदांत दर्शन को। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखना है। ठीक है, इसका 2 ईयर इंपॉर्टेंट है, 1893 और 1897। 1893 में उन्होंने क्या किया था? शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें मेरे हिंदू प्यारे भाइयों, मतलब खासतौर मेरे प्यारे और बहनों, भाइयों और बहनों के नाम से एक वैश्विक कुटुंबकम को लोग लेके चला था, वैश्विक कुटुंबकम। ठीक है, मतलब याद रखना है कि ये शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे और 97 में एक मिशन की स्थापना करते हैं जिसे हम बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। क्या बोलते हैं? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इसकी स्थापना करता है। इसके विचारों में बात करें तो सब चीज़ों को तो सही है, लेकिन मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही थे इनके। ठीक, तो ये हो गया हमारा विवेकानंद जी। ठीक है, ऑप्शन में राजा राम मोहन राय भी हैं, जिसके बारे में जानना है कि 1829 में इन्होंने क्या किया था कि राजा राम मोहन राय के बारे में जानना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया, आर्य समाज। ओके, और गांधी जी को अलग ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। लोकायत दर्शन किसे कहते हैं? ठीक है, पिछले वाला जो वीडियो है उसमें बहुत सारे मैंने डिस्कशन किए हैं चारवाक दर्शन के बारे में, कि हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। लोकायत दर्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा दर्शन जो लोगों का दर्शन है, आम लोगों का दर्शन है। ठीक है, तो आम लोगों का दर्शन हम लोग बोलते हैं चारवाक दर्शन को। ठीक है, चारवाक दर्शन को बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक, ओके, बाकी सारा डिजाइन हम लोग पहले प्रीवियस में कर चुके हैं तो ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो IBC का क्वेश्चन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और उसके बारे में पूछा गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी लेना है, धौलावीरा, जहाँ पे आपको 3 नगर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेडियम भी मिलेगा। स्टेडियम कहाँ पे मिला है? IBC में, तो आपको मानना है धौलावीरा। ठीक है, सबसे लेटेस्ट में खोजा गया कौन सा नगर था? लेटेस्ट में खोजा गया नगर, तो सबसे बाद में खोजा गया नगर कौन सा था? धौलावीरा था, जो सबसे बड़ा भी था। राखी गढ़ी के बाद, राखी गढ़ी इससे पहले बड़ा माना जाता था, अब हम लोग धौलावीरा को कहते हैं। ठीक है, जो कि 1992 के आसपास खोजा गया था। ठीक, अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो मोहनजोदड़ो को याद रखना, सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मतलब सबसे बोल सकते हैं कि खासतौर पर मोहनजोदड़ो के बारे में क्वेश्चन आता है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा शामिल था? ठीक है, यूनेस्को के बारे में अगर बात करेगा तो आपको लेना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कालीबंगा को याद रखना, ये राजस्थान पे है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पे है, घग्गर नदी। यहाँ से क्वेश्चन जनरली क्या अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहले स्थल याद रखना है। ठीक है, किसने खोजा वो याद रखना है, कब खोजा गया वो याद रखना है, और क्या क्या मिला। और इसके साथ आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो नदी के बारे में पूछ सकते हैं। इतना चीज़ें आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बना के पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा आपको याद रखना है, शाहजहांनामा। ठीक है, देखिए एक होता है शाहनामा, बहुत कन्फ्यूजन होता है आप अगर मुगल काल के साहित्यकारों को पढ़ेंगे तो, और एक होता है शाहजहांनामा। ठीक है, शाहजहांनामा। शाहनामा की अगर हम लोग बात करें, पहले तो हम लोग शाहजहांनामा देख लेते हैं। शाहजहांनामा की पुस्तक है इनायत खां का, किसका है? इनायत खां याद रखना है। ठीक है, इनायत खां ने लिखा। और शाहनामा लिखना है फिरदौसी का, किसका पुस्तक है?
फिरदौसी का पुस्तक है, ठीक है। ये किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था, भारत गजनवी के साथ, और इन्होंने लिखा था शाहनामा। शाहजहाँनामा में शाहजहाँ के काल में लिखा गया पुस्तक है, जिसने इनायत खान ने लिखा, ठीक है। शाहजहाँनामा, इसके साथ ही आपको ऑप्शन रखना है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या किया, तो ये हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है, हुमायूं नामा, जो उसकी बहन थी वो लिखा थी, ठीक है। शाहजहाँ तो खुद राजा था, उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन इसके पहले जहांगीर था, उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा था। जहांगीर ने खुद लिखा है अपने बारे में, जहांगीर, ठीक है। एक बाबर भी अपने बारे में लिखा है। तो कुछ लोग ने अपने बारे में खुद लिखा है, जैसे कि तुजुके बाबरी पढ़ेंगे, ठीक है, तुजुके जहांगीरी पढ़ेंगे, ये लोग खुद क्या लिखे हैं, आत्मकथा लिखे हैं, बाकी लोग ने नहीं लिखा, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी, ओके, अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में भी हम लोग कल के डेट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा शाहजहाँनामा के मेन फाइनल, जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनायत खां। क्वेश्चन है 34 नंबर का, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था, ठीक है, 1909 पे हुआ था, ठीक है। हालांकि इसकी स्थापना 1906 में कर दिया गया था, और एक्ट में कौन सा है बोलेंगे, तो ये था माल्ले मिंटो सुधार में आया था। कौन सा एक्ट है, माल्ले मिंटो सुधार एक्ट में आया था, ठीक। तो 1906 में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर है M.A. जिन्ना, ठीक है, M.A. जिन्ना। हालांकि इसको पीएससी ने बाद में सुधार किया, तो जिन्ना नहीं है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आगा खां होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुधरा हुआ था, हालांकि मैंने पहले वाला को दे दिया था, जिसका आंसर आएगा आगा खां। आगा खां के साथ कौन था, बरकतुल्ला खां था, बरकतुल्ला, ठीक है, बरकतुल्ला। आगा खां के साथ बरकतुल्ला खां, ठीक है। M.A. जिन्ना बाद में आएंगे इसमें, तो मुस्लिम लीग आपको याद होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बारे में पहले तो आपको ये याद रखना है कि मुस्लिम लीग क्या था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के लिए किया गया था, कि मुसलमान जितने सारे हैं वो अंग्रेज़ों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाए, अंग्रेज़ों के प्रति क्या दिखाए, निष्ठा दिखाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हम लोग अंग्रेज़ों की दृष्टि से देखें, तो भारत में अंग्रेज और मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए भी कहीं कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ढाका में हुआ था इसका स्थापना। कहाँ हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। लेकिन अगर सम्मेलन पूछेगा, तो सम्मेलन आपको लेना है कहाँ पे लेना है, अमृतसर में लेना है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक आ रहा है उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, तो जाके आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद राजगद्दी पे बैठाया गया था। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं की जो मृत्यु था, ठीक है, 1800, खासतौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं 1556 को, ठीक है, 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहाँ से, वह जो दीन पनाह महल था, वहाँ की सीढ़ी से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो तुरंत उस समय क्या था, अकबर जो था पाकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम क्या है, कालनौर, क्या है, कालनौर। ऑप्शन आपको देना है ये डी, ऑप्शन डी, कालनौर में थे। वहीं पे क्या करते हैं कि बैरम खां, किसने, बैरम खां कौन है, उसका सेनापति है। तो बैरम खां क्या करते हैं, उसको तुरंत राजगद्दी पे बैठाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर उस समय कहाँ था जहाँ हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, कालनौर पाकिस्तान पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो आपको कांग्रेस के जितने सारे सम्मेलन हुए हैं, उस सम्मेलन को आपको याद रखना है कि 1885 से लेके 1947 में जो भी यूनिक चीज़ें आपको लगता है उनको सबको याद होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो देखिए, अगर महिला अध्यक्ष की बात करें तो हमें याद रखना है कि 3 ईयर इंपॉर्टेंट है। एक तो ईयर इंपॉर्टेंट है आपका 1888 का इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा आता है 1917 इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा 1900 ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 1988 हो जाएगा, 1923 हो जाएगा और 1933 हो जाएगा। महिलाओं की भूमिका अगर कांग्रेस में कहाँ है तो यही 4 ईयर आपको इंपॉर्टेंट है। 1888 में याद रखना है कादम्बनी गांगुली कौन है, तो भारत की पहली महिला स्नातक है जिन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं किया था, भाग लिया था। लेकिन 1917 में याद रखना है आपको एनी बिसेन, और एनी बिसेन ने पहली बार महिला अध्यक्षता किया। तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी। लेकिन इसके ऑप्शन को देख के लगता है तो 1923 में आपको याद रखना है, ठीक है। 1923 में सरोजनी नायडू, कौन है, सरोजनी नायडू ने इस कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ठीक है। 1923 के कानपुर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है, कानपुर अधिवेशन। एनी बिसेन कहाँ के हैं, कोलकाता अधिवेशन में किया था, कोलकाता अधिवेशन 1917 पे, ठीक है। और 1933 में याद रखना है नलिनी सेन गुप्ता, नाम याद रखना है
नलिनी सेन गुप्ता, इसने भी कांग्रेस की अध्यक्षता किया। लेकिन पहली नंबर की पूछे इसलिए एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आएगा प्रथम भारतीय कौन है करके, तो प्रथम भारतीय में आपको क्या लेना है, आपको सरोजनी नायडू लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार फाइनल आंसर होता है डी। इतना डिटेल आपको कांग्रेस के अध्यक्ष के या सम्मेलन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया है? उद्योगों के विकास क्रम से पूछा गया है। तो उद्योगों का विकास क्रम आपको याद रखना है कि 1812 में सबसे पहले कपड़ा मिल बना था, 1818 में लॉर्ड बोस्टर में चालू हुआ था, ठीक है। 1854 का ईयर आपको इंपॉर्टेंट है, और 1854 में पहला कपड़ा मिल जो था बॉम्बे में लगा था। कहाँ पे लगा था? बॉम्बे में लगा था। नाम याद रखना है, कावस जी डाबर। क्या नाम है? कावस जी डाबर, जो वर्तमान में डाबर कंपनी चलता है, उनके द्वारा ही पहला कपड़ा मिल स्थापना किया गया था, ठीक है। हालांकि 1812 में पहले किया गया था, लेकिन असफल हुआ था। लेकिन सफल कहाँ पे मिला आपको? 1854 मिला। इस प्रकार फाइनल आंसर डी है, ठीक। 38 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है बंबई का जो जगह है, ठीक है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो अगस्त क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, ये हुआ था ग्वालियर टैंक पे। मुंबई का जगह है ग्वालियर टैंक पे। देखिए, कन्फ्यूजन होता है बॉम्बे पे, क्योंकि बॉम्बे पे कांग्रेस की स्थापना भी हुआ है। तो उस समय आपको याद रखना तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कौन सा जगह है? तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ये 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तब सम्मेलन हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें 1942 का, तो वही बॉम्बे की जगह है, लेकिन कौन सा है? ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, ठीक है। इस प्रकार आपको फाइनल आंसर लेना है डी। चलिए, 29वां नंबर का क्वेश्चन आता है, ताना भगत आंदोलन जिसे हम जतरा विराव किस वर्ष चालू हुआ था? ताना भगत का जतरा उराव, एक्चुअली ये उराव जनजाति का है, ठीक है। और ताना भगत का आपको याद रखना है 1914 में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था, ताना भगत कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो झारखंड इलाका है, ठीक है, और झारखंड इलाका पे क्या हुआ था? यह उराव विद्रोह हुआ था, ठीक है। उराव विद्रोह 1918 में ज़्यादा व्यापक देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले 1914 में हो चुका था, ठीक है। तो ताना भगत आपको याद रखना है, ठीक, उराव विद्रोह। एक लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आज का, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, तो आपको सुमेलित है, इसको पहले देखना है। तो मुगल और मराठा कालीन युद्ध है। देखिए, चौसा का युद्ध दिखा रहा है, कन्नौज का युद्ध दिखा रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध है, और क्या है? खानवा का युद्ध है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सारे युद्ध के थोड़े से ईयर को किसके किसके मध्य हुआ आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि चौसा का युद्ध 1538, ठीक है, कन्नौज का युद्ध 1539 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के तरफ से कौन आया था? मानसी गया था, मानसी उसका मनसबदार था। वर्सेस हुआ था महाराणा प्रताप का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ये बाकी सही है। बाकी फिर देखते हैं कि बाकी गलत क्या है। तो देखिए, चौसा का युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो इसके ईयर का दिक्कत है। और खानवा का युद्ध जो अगर बात करें हमें, तो खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में हुआ था। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, थोड़ा ईयर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी टोटल हमने 40 क्वेश्चंस के कर चुके हैं। अभी इसमें 41 क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, ठीक है, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य और उसकी राजधानी इसे सुमिलित नहीं है। पहले तो आपको क्या करना, अंडरलाइन करना है किस पे नहीं है करके। तो आपको याद रखना है कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो साउथ इंडिया में बोल रहे 12वीं शताब्दी तक के, यहाँ पे जो था क्या था? पल्लव शासन लोग कहाँ शासन करते थे? कांचीपुरम में शासन करते थे, कांचीपुरम में, ओके। यहाँ पे पांडे हैं, पांडे लोग कहाँ शासन करते थे? मदुरई में शासन करते थे, मीनाक्षी मंदिर वाला मदुरई पांडे। और चोल लोग तंजौर में शासन करते थे, ठीक है। लेकिन जो चेर का जो सी ऑप्शन है वो पुडुचेरी दिया, जो कि केरल, एक्चुअली इसका जो आंसर होना चाहिए था क्या था? केरल होना चाहिए था। इस प्रकार यह आंसर क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये होगा आपका 41 का एग्जैक्टली आंसर। आगे देखते हैं, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहा है कि आपको क्या करना है कि ऐसे छोटे छोटे जो विद्रोह हुए हैं, ठीक है। वेल्लोर बोलने से अभी का तमिलनाडु में एक विद्रोह हुआ था, तो वो सिंगल विद्रोह हुआ था। यह गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको प्रत्येक गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया, उसके समय क्या क्या हुआ, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा जॉर्ज बोल्लो। एक ही क्वेश्चन फैक्टर रहता है, इससे ज़्यादा रिलेटेड कुछ होता भी नहीं है। तो वेल्लोर का विद्रोह जॉर्ज बोल्लो के समय हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
देखिए कुछ कुछ जो गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम वेलेजली की बात करते हैं, वेलेजली ने क्या चलाया था आपका सहायक संधि चलाया था, सहायक संधि, ठीक है, ये 1899 के आसपास एक्टिव थे। लॉर्ड मिंटो में बात करते हैं तो 1909 के आसपास इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल लाया था, जहाँ पे भारतीय हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक पृथक निर्वाचक मंडल ला के, मुसलमानों के लिए खास तौर पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया वहाँ पे वर्गीकृत करने की कोशिश किया, पृथक निर्वाचक मंडल। आगे देखते हैं कार्नवालिस के बारे में याद रखना है। तो कार्नवालिस के बारे में आपको याद रखना है कि 1793 ना 1793 के आसपास एक्टिव हुए थे, जिसे हम सिविल सेवा के जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल सेवा के जनक। तो आपको क्या करना है कि सारे गवर्नर जनरल है उसके कार्यकारिणी में क्या क्या हुए वो सब चीज़ें आपको फोकस करना है, तब जाके आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए 43 का क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? याद रखना है, क्रांति नहीं माना। तो 1857 की क्रांति में एक फाइल आता है जिसमें बहुत सारे लोग ने अपना एनालिसिस किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं करके, जिसमें से हम लोग एक नाम जानते हैं वीर सावरकर का नाम, जिन्होंने क्या बोला था कि सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनियोजित। सुनियोजित मतलब पूरा प्लान है, ठीक है, और क्या है ये? राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है बोलते हैं, ठीक है। और इसकी बातों को नकारते हैं कौन है? आरसी मजूमदार। लेकिन ये नकारते भी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि न तो राष्ट्रीय था बोलते हैं, ठीक है, न ही क्या होता है कि सैनिक विद्रोह था बोलते हैं। तो जितने सारी चीज़ें सबको नकारते कहीं ना कहीं एक मिला जुला रूप है बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको न तो वाला जितना सीरीज होता है ये आरसी मजूमदार लेना है, ठीक है। सेन की भी एक रचना आई थी 1857, उन्होंने भी एक पूर्णतः सैनिक विद्रोह माना था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किनको ने क्या क्या माना हुआ, जैसे ताराचंद के बारे में याद रखना है कि ताराचंद जब हमारा जो भारत आज़ाद हो गया तो हिस्ट्री के जो लिखने के पैटर्न थे कि हिस्ट्री कैसा लिखा जाएगा, इसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि सारे लोगों के विचार मतैक्य को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए 44 का क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो क्या हो रहा है कि 1928 के आसपास में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके माध्यम से देखा गया था कि अब भारत में आगे की रणनीति क्या होगा। तो इसका जो ये किया था एम ए अंसारी सर ने किया था। कौन किया था? एम ए अंसारी जी, ओके। तो ये आपको याद रखना, इस वर्ष ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे, 30 वजह से इसको आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता चुने गए, ठीक है। फरवरी 1928 में याद रखना है आपको, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में दिया है, तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट निकाला था। कब निकाला था? 1929 में निकाला था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संवैधानिक प्रावधान दिए गए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ये दर्शन का क्वेश्चन है अगर हम लोग बात करें, और ये उपनिषद का भी क्वेश्चन है कि उपनिषद के बारे में आपको सिंगल फैक्ट या डबल फैक्ट आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में क्या क्या विषय वस्तु है। तो उपनिषदों की विषय वस्तु से क्वेश्चन आया हुआ है। अब उपनिषदों की विषय वस्तु से बात करें तो एक को जो क्वेश्चन है आपका, ये जो सफ़ेद घोड़ा को हम लोग बोलते हैं श्वेताश्वर। क्या बोलते हैं? श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें इनके बारे में बताए गए हैं, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। तो बाकी सारे विषय वस्तु आपको पता होना चाहिए। जैसे कंठोपनिषद में याद रखना है कि यम नचिकेता संवाद था। क्या था? यम नचिकेता संवाद कौन से उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद को याद रखना है कि 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें है करके क्वेश्चन आएगा, तो आपको छांदोग्य उपनिषद लेना है। तैत्तिरीय उपनिषद याद रखना है, ठीक है, ये यजुर्वेद का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सारा चीज़ें फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 46 का क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया है? यह भी एक दर्शन का क्वेश्चन है कि अनंग किसे कहते हैं। अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के पर्यायवाची शब्द, तो उसमें हम लोग कामदेव की पर्यायवाची पढ़ते हैं, ठीक है। कामदेव की पर्यायवाची जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मदन, मनसीज, ठीक है। अदन अनंग हो गया, अनंग जिसका अंग नहीं है, या अतनु भी बोलते हैं इसे, जिसका तन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको श्रापित किया गया था भगवान शंकर के द्वारा कि इसका कोई भी अंग नहीं होगा। ये क्या होता है? मन होता है, मन से सीज होता है, मन से उत्पन्न होती है, इस वजह से मन सीज बोला जाता है। तो इसका उत्तर आएगा कौन सा? कामदेव, ठीक है। तो काम क्या होता है? हमारे मन की ये होता है, कोई शारीरिक अंग नहीं होता। इस प्रकार आपको याद रखना है कि सारी चीज़ों को, किस चीज़ों को क्या क्या मानते हैं। एक हिंदू मैथोलॉजी का क्वेश्चन है, माइथोलॉजी का, जो आपको थोड़ा सा पर्यायवाची से रिलेट करके चलना है, ठीक है। चलिए 47 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दर्शन का क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर होगा वो होगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन दिया। कौन से दर्शन दिया? वैशेषिक दर्शन प्रतिपादित किया। वैशेषिक दर्शन में बोला जाता है कि दुनिया में प्रत्येक चीज़ की उत्पत्ति अणु से हुई है। किससे हुआ है? अणु से हुआ है। और अणु के साथ साथ इसे हम आरंभवाद के प्रवर्तक भी मानते हैं। आरंभवाद का प्रवर्तक होगा तो क्या होगा कि कार्य कारण सिद्धांत की क्या करेगा? ये आलोचना करेगा। कार्य कारण सिद्धांत
जिन्होंने जैसे बौद्ध धर्म हो गया या फिर सांख्य दर्शन हो गया, सब कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका आलोचना किया है। तो ये किसका मानते हैं, आरंभवाद को। और अणु विज्ञान, दुनिया की सारी उत्पत्ति किससे हुआ है, अणु से हुआ है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, परमाणुवाद या अणुवाद के जनक कौन है, महर्षि कणाद जी हैं। ठीक है, बाकी सारे दर्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में बताए भी हैं कि पतंजलि का क्या है, गौतम का न्याय है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मेन से लिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि पीएससी मेंस में रीत की अवधारणा बताए गए हैं। रीत एक्चुअली क्या होता है, तो रीत होता है एक प्राकृतिक नियम होता है। क्या होता है, प्राकृतिक नियम होता है। ठीक है, प्राकृतिक नियम उपनिषद में बताया गया कि सारी देवताओं जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने अनुशासन में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंद्रदेव है वो पानी का ये करेगा, सूर्यदेव अपने प्रकाश का करेगा, वायुदेव अपने वायु का करेगा, और इन सब का जो कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर करने का दायित्व किसको होता है, तो आपको याद रखना है वरुण को, वरुण देव को। ठीक है, वरुण देव को ऋतस्य गोपा अर्थात रीत का रक्षक कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्राकृतिक नियम को बोला जाता है। ओके, ठीक। तो ये सारा चीज़ें जैसे होता है कि एक बार आप पूर्व का सिद्धांत आ चुका है, एक बार रीत का उदाहरण आ चुका है। ठीक है, लोकायत दर्शन क्या होता है, तो आपको बेसिक आपको लेके चलना है। चलिए 49 का क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह कथन मूलतः क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह कथन क्या है। ठीक है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय के बारे में याद रखना है कि यह कथन किसका है मूलतः, तो ये उपनिषद का कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बहुत ही प्रसिद्ध है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उपनिषदों में लिया गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, प्रकाशवान ही होना। ठीक है, तो महाकाव्य के बारे में याद रखना है कि रामायण और महाभारत, रामायण हो गया या महाभारत हो गया, ये दो प्रसिद्ध हमारे महाकाव्य हुए हैं। ठीक है, जिसमें रामायण की रचना किसने किया था, वाल्मीकि मुनि ने किया था, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था। ठीक है, पुराणों की संख्या कितने हैं, तो 18 पुराण हैं। ठीक है, और षड दर्शन की इतनी संख्या 6 दर्शन है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए 50 नंबर का और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से था, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, महर्षि दयानंद थे। कौन थे, महर्षि दयानंद जी थे। और दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, 7वीं पाखंड खंडन लिखा था, पाखंड खंडन। ठीक है, एक इसकी और रचना था जिसका नाम था वेद भाष्य, वेद भाष्य। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि सारे जो इतने प्रवर्तक हुए हैं खासतौर पे जो आधुनिक विचारधारा में, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का क्या चलेगा हमारा, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखना है। इनकी रचना है कर्मयोग, ज्ञान योग। ठीक है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारा प्रमुख सिद्ध रचना हुआ। ठीक है, स्वामी चिन्मयानंद जी, निश्चलाचंद जी, तो ये लोग कौन कौन से मत के प्रवर्तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अभी जो 50 क्वेश्चन का हमारा जो सीरीज़ कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चैनल में बने रहिएगा, हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।